नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। यादों में याद फिर आ गई वो शाम की चाय, समोसे और मीठी चटनी। मिलता ये सब आज भी है, पर क्या करें, हाजमा कुछ ठीक नहीं। बहुत से लोग जिनको पाचन संबंधित समस्याएं रहती हैं और विशेषज्ञ उनको ये कहते हैं कि आपको खाने में परहेज करना है, वसायुक्त आहार या फिर तैलीय भोजन नहीं खाना है, उनके लिए जीवन कुछ मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर यदि हाजमा बिगड़ा हुआ हो तो इतने तरह के आसान विकल्प लोगों को नजर आते हैं कि वो विशेषज्ञों के पास जाना उपयोगी और ज़रूरी नहीं समझते। उसके बाद होता यह है कि समस्या बढ़ जाती है और जटिलताएं भी। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे आंतों में होने वाली समस्याओं, आईबीडी, आईबीएस और कोलन कैंसर के बारे में। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, किस तरह से इनका सही उपचार किया जा सकता है और क्यों आवश्यक है कि अगर आपको कोई लक्षण हो रहे हैं यानी पाचन की कोई समस्या हो रही है तो आप एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और ये जान लें कि क्या ये समस्या आईबीडी, आईबीएस या कोलन कैंसर की वजह से तो नहीं हो रही। ऐसी स्थितियों में इलाज किस तरह से किया जाएगा और क्यों आवश्यक है पाचन के कुछ लक्षणों को नज़रअंदाज न करना। इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से करेंगे बात। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर गोविंद माखरिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। He has over 30 years of experience, expertise, celiac disease, inflammatory bowel disease and intestinal tuberculosis, Crohn's disease, functional gastrointestinal diseases. He has over 650 publications, has been honored with many national and international awards. He is member of Indian Society of Gastroenterology, National Academy of Medical Sciences, Society of Gastrointestinal Endoscopy of India, and he has a glorious career, has been working for digestive health and digestion related problems. बहुत स्वागत है डॉक्टर गोविंद माखरिया। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सिंगला, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सेंटर फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड एंडोस्कोपी, मैक्स हॉस्पिटल, specially trained in endoscopic submucosal direction from National Cancer Center, Tokyo, Japan. His areas of interest are pancreatic diseases, gallbladder and bile duct disorders, esophageal diseases, ulcerative colitis, Crohn's disease, functional bowel disorders, advanced endoscopic procedures, endoscopic ultrasound and endoscopic treatment of early GI cancers. He has the membership of Indian Society of Gastroenterology, Society of Gastrointestinal Endoscopy, Indian Association of Study of Liver Diseases. He has over 100 publications in peer-reviewed journals and multiple awards in national and international endoscopic conferences. बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास सिंगला। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम यूसीएमएस एंड गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, 15 years of experience and his expertise are liver disorders, diabetes, digestive health and metabolic syndrome. बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन। पाचन की समस्याएं जितनी आम हैं, लोगों को लगता है कि उसे लेकर उनके पास विकल्प यानी उन्हें ठीक करने के तरीके उतने ही अधिक हैं। लेकिन यदि आपको आईबीडी, आईबीएस या कोलन कैंसर के कोई भी असामान्य लक्षण हैं, उसके लिए सही उपचार या प्रबंधन क्या होना चाहिए, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। आइए एक रिपोर्ट से जानकारी की शुरुआत करते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया किस तरह से कार्य करती है और क्या होता है जब किसी का हाजमा यानी पाचन गड़बड़ाने लगे। कब ये सोचना चाहिए कि उसको आंतों में या पाचन तंत्र में ये समस्याएं हो सकती हैं। हमारा पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है, जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से शुरू होती है। खाना खाने के बाद भोजन की नली यानी इसोफेगस से होता हुआ पेट में पहुंचता है और फिर छोटी आंत में
जहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, जिसकी दीवारें पदार्थों को रक्त और हमारे सभी अंगों तक पहुंचा देती है। बड़ी आंत भोजन के अपचनीय भाग में मौजूद पानी को अवशोषित करती है। इसके बाद अपशिष्ट मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। आंत में कोई समस्या होने पर पाचन की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS एक आम समस्या है जो बड़ी आंत को प्रभावित करती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द, मरोड़, सूजन और कई अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि लंबे समय तक इस समस्या का इलाज न किया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है। IBD में दो मुख्य समस्याएं आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत को प्रभावित करती है, जबकि क्रोन्स डिजीज आंतों के किसी भी हिस्से में हो सकती है। वहीं कोलन कैंसर, कोलन यानी बड़ी आंत में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है जो पॉलिप्स के रूप में शुरू होती है और फिर कैंसर के रूप में तब्दील हो जाती है। आंतों में होने वाली किसी भी समस्या का जल्द उपचार आवश्यक है। यदि आपको पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही इलाज करवाएं। आवश्यकता है कि आंतों की समस्या को जल्द पहचान कर सही इलाज करवाया जाए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे आंतों की बीमारियों से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। पाचन की समस्या होने पर सही समय पर यानी जल्दी विशेषज्ञों के पास पहुंचना न सिर्फ समस्या को ठीक करने की संभावना को बढ़ाता है, बल्कि आपको कई तरह की जटिलताओं से भी सुरक्षित करता है। इसलिए आज विशेषज्ञों को यहाँ पर हमने स्टूडियो में बुलाया है आप तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं IBD, IBS और कोलन कैंसर के बारे में। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnews@totalhealth@gmail.com पर। आइए समझते हैं कि कितना पेचीदा मामला है पाचन का और इसकी कड़ियों को सही रूप से कैसे सुलझाया जा सकता है। डॉक्टर गोविंद माखरिया, पाचन के लक्षणों की बात करें, हाजमे में गड़बड़ी इतने आम हैं कि लोगों को ये लगता है कि ये तो सामान्य सी बात है और हम इसके साथ जीना सीख सकते हैं, और शायद यही एक चुनौती बनती है कि वो विशेषज्ञों के पास जाते ही नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक न सिर्फ आसान विकल्प ढूंढते रहते हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या देखते हैं भारतीय जनसंख्या में आजकल हमारी जीवन शैली की बात करें, जितना बदलाव आया है, कितनी आम हो गई हैं ये समस्याएं? आई थिंक किरण जी, इसमें एक बात है कि जो समस्या है पाचन की वो बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 1/3 एवरी तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या पाचन की। और ये समझिए हम लोग कि समस्या होती क्या है। एक तो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पेट का फूलना, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जॉन्डिस, एसाइटिस या पैर का फूलना। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कारण हैं इनके, और इसमें से जो सबसे कॉमन है वो पेट का फूलना है। अब ये देखा जाए, इसमें दो तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक होती है फंक्शनल, इसका मतलब है कि वो बीमारियाँ तो हैं अंदर में लेकिन बनावट को खराबी नहीं है और सिम्टम उसके हो रहे हैं। और दूसरा होता है कि अंदर में खराबी चल रही है, आंतों में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या पेट के अंदर में वो खराबी चल रही है, उस कारण से वो सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि ये सिम्टम फंक्शनल है या ऑर्गेनिक है। और जो फंक्शनल होते हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिम्टम्स होते हैं लेकिन बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। बट जिनको ऑर्गेनिक होती है वो सिम्टम्स में बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर सिंगला, IBD की बात करें और IBS की बात करें, हमारी जीवन शैली से संबंधित कौन से कारक आप समझते हैं जिसकी वजह से
अब बहुत सारे लोगों में न सिर्फ ये बीमारियां हो रही हैं बल्कि कम उम्र से भी देखी जा रही हैं। किरण जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। IBS का मतलब है इरिटेबल बावल सिंड्रोम और IBD का मतलब है इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। और हम देखते हैं कि कई बार मरीज IBS और IBD में कंफ्यूज करता है। जैसा कि सर ने बताया, IBD एक ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकती है। IBD के पेशेंट्स के अंदर आंतों में अल्सर बन जाते हैं और ऐसे मरीजों के जो सिम्टम होते हैं वो है कि उनको मोशन में ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा लूज स्टूल आते हैं और कई बार रात को भी लूज स्टूल आ सकते हैं। और इन पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं और कई बार कैंसर भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो IBS है, इसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में एंजाइटी, डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। इन पेशेंट्स के जो सिम्टम होते हैं, आमतौर पर पेट में दर्द होना, जो कि आमतौर पर दिन में होता है, रात को ऐसे मरीजों को दर्द नहीं होता है। साथ में जो बावल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है जी। और यदि हम फैक्टर देखें किन फैक्टर से IBS या IBD हो रहा है, तो एक तो है वर्क स्ट्रेस। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारी जॉब प्रोफाइल है ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इससे IBS होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा डाइटरी चेंज, जो पहले हमारी डाइट थी उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता था, जो अभी हमारी डाइट है वो प्रोसेस्ड फूड है। ये टाइम है इंस्टेंट, अभी हम चाहते हैं कि हम फटाफट कुछ खा लें और हमारा पेट भर जाए, हमारा काम चल जाए, इसे हम इंस्टेंट फूड बोलते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है। तो ये ऐसी डाइट है जिससे कि हमारी आंतें खराब होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक ये लक्षण चलते हैं, आमतौर पर क्योंकि शुरुआत इसी से होती है कि ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशन है वो ले ली जाए, कई तरह के चूरन भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में और कोशिश ये की जाती है कि विशेषज्ञ के पास जाना ही ना पड़े। कोई कैसे ये समझेगा कि जो लक्षण हो रहे हैं वो गंभीर किसी समस्या का संकेत हो सकते हैं और अब एक विशेषज्ञ से परामर्श ले ही लिया जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि दोनों डिज़ीज़ के बारे में बताया अभी डॉक्टर साहब ने कि IBS और IBD दोनों अलग अलग प्रकार से सिम्टम्स देती हैं। हालांकि इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पेट का फूलना और लूज़ मोशन होना। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे IBS के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके अंदर जनरली वेट लॉस नहीं होता, वज़न कम नहीं होता है, पेशेंट को डेफिशिएंसीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं होगा पेशेंट को, और साथ में उसमें जनरली ब्लड नहीं आता है, स्टूल्स के अंदर ब्लड मिक्स नहीं होता है। बट अगर स्टूल्स में ब्लड मिक्स्ड है और साथ में पेशेंट को बुखार आ रहा है और रात को अगर उसको शौच जाना पड़ रहा है, तो ये लक्षण गंभीर बीमारी यानी कि IBD की तरफ संकेत करते हैं। तब उसमें विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है और इनफैक्ट IBS के अंदर भी विशेषज्ञ की सलाह लें, ताकि वो आपको अपनी जीवन शैली को चेंज करने के लिए और साथ में आपका क्या डाइटरी पैटर्न है उसको सुधारने के लिए वो आपको सलाह देंगे। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर आपको पाचन की समस्या हो रही है, किसी भी तरह के लक्षण हैं, अपना डॉक्टर स्वयं ना बने, विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि ये संकेत किसी बड़ी बीमारी की ओर जा सकते हैं या उसकी तरफ इशारा करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, और मेरा सवाल ये कि मेरा जो है खाना है इतनी जल्दी जो है नहीं पचता है। तो जब भी मैं खाना खाता हूँ तुरंत जो है एसिडिटी हो जाती है और गैस निकल जाती है। तो मैं जितनी बार बाहर जाता हूँ फिर भी मैं खाना खाता हूँ फिर गैस निकलती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है मुझे बताइए। आपकी उम्र कितनी है राकेश जी? मैं 35 साल का हूँ। जी, डॉक्टर गोविंद माखरिया, ये जो इनका सवाल है, ये ही चिंता और सवाल न जाने कितने लोगों का होगा कि पाचन ठीक से नहीं होता। क्या आप इन्हें परामर्श देना चाहेंगे? ये सही कहा। ये जो इनके सब सिम्टम बताए उन्होंने, वो पेट का फूलना और जलन होना, ये बहुत कॉमन है। ये पहले बताया मैंने,
ऑलमोस्ट एवरी थर्ड व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि ये इसके अंदर कोई ज़्यादा खराबी नहीं होती, पेट के अंदर खराबी नहीं होती है, कोई अल्सर्स नहीं होते इसमें, बट इस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी टू स्टमक, कि पेट के अंदर में अगर आपकी म्यूकोसा ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये सिम्टम होते हैं। और इसका उपचार दवाइयाँ हैं, दवाइयों से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा बात है कि जिसको जलन होती है 3-4 चीज़ उन्हें करनी चाहिए। पहली बात है कि वो खाने के बाद लेटे नहीं कम से कम 1.5 घंटे तक, जिससे स्पाइसी फूड है या फैटी फूड है वो ना खाएं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी डॉक्टर गोविंद, क्या जो एक्सरसाइज है वो भी इसमें हेल्प कर सकती है? अगर लोगों को लग रहा है किसी को कि पाचन देर से होता है, खाना डाइजेस्ट होने में देरी हो सकती है, फिजिकली एक्टिव रहने से मेटाबॉलिज्म बेटर होगा? एब्सोल्युटली यस, सही कहा आपने, एकदम डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसका इफेक्ट तो पाचन तंत्र पे होता ही होता है, इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं, लाइक ओबेसिटी जो काफ़ी बढ़ रही है अभी, फैटी लिवर जो काफ़ी बढ़ रहा है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Yes. जी डॉक्टर विकास, किस तरह से समझाना चाहेंगे आईबीएस की अवस्था क्या होती है? क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के जो लक्षणों की बात करें, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं या एक ही तरह के सिम्टम होंगे। किस तरह के बदलाव आते हैं जिसमें व्यक्ति को लगे कि उसको आईबीएस हो गया है? दरअसल हमारी आंतें या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है इस अवस्था में? किरण जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आईबीएस के सिम्टम क्या है। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि आईबीएस के सिम्टम बाकी डिजीज से अलग नहीं होते हैं। अगर हम कोलन कैंसर देखें या आईबीएस के सिम्टम देखें, दोनों सिम्टम सेम हो सकते हैं, परंतु हमें इसमें एक पर्सपेक्टिव देखना होगा। यदि किसी व्यक्ति को लंबे ड्यूरेशन से पेन है, जैसे कि मोर देन 6 मंथ से पेन है, या कई बार कुछ पेशेंट आते हैं कि कई सालों से दर्द हो रहा है और साथ में कोई ऑर्गेनिक सिम्टम नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब है वज़न कम होना, खून की कमी हो जाना या मोशन में ब्लड आ जाना। यदि पेट में लंबे टाइम से दर्द है, और लंबा टाइम किसे मानेंगे? मतलब 6 महीने आप मान सकते हैं जी। तो सिम्टम ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ्स विदाउट एनी अलार्मिंग सिम्टम लाइक वेट लॉस और ब्लड इन स्टूल, और उसके साथ बावल हैबिट्स में चेंज हो जाना, यानी कि या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाना या डायरिया हो जाना। कुछ मरीज होते हैं कि जिनको ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन या डायरिया दोनों हो सकते हैं, और इसके साथ कुछ मरीजों को थोड़ा पर्सनैलिटी एंशियस हो जाती है या कुछ लोग उदास हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को एसिडिटी भी हो सकती है। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इंडिया में विशेषज्ञ से मिलना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री, जहाँ 6-6 महीने की डिले अपॉइंटमेंट मिलती है। इंडिया में विद इन 1 और 2 वीक्स आप आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मेरा एक और सलाह है कि आप एक डॉक्टर मित्र जरूर बना के रखें, जिससे कि आप अपनी समस्या शेयर कर सकें और आपको तुरंत एडवाइस कर सकें। जी, वैसे तो कहा जाता है कि काले कोट और सफ़ेद कोट से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं यानी जटिलताओं से बचना चाहते हैं, तो जैसा हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भले ही डॉक्टर आपके मित्र ना हो, लेकिन अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो आपको एक विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाना है। अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है, इलाज खुद नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन भी आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। कुल्लू से एक कॉलर है हमारे साथ, शमन लाल जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम जी, मैंने शिप का मांस खाया था जी, तो उसके बाद दूसरे दिन मेरे को डाइसेंट्री हुई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ ली, मतलब एंटीबायोटिक जो 15-20 दिन मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद मेरा स्टूल बराबर नहीं आ रहा है। ओके, मतलब कितना समय हुआ जब आपने ये खाया था इस तरह का भोजन? अभी तो मेरे को 1 मंथ होने वाला है। 1 महीना हो गया है। इनका पाचन ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर सिंगला क्या मतलब जो स्टूल बराबर से नहीं आ रहा, मतलब जोड़ नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर सिंगला, मैडम, ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इस कंडीशन को हम पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस बोलते हैं। जैसा कि नाम क्लियर है, पोस्ट इन्फेक्शन, पहले इन्होंने जो खाना बाहर खाया उससे इनके पेट में इन्फेक्शन हुई, जिसे डाइसेंट्री बोल रहे हैं, जिससे कि उनको डायरिया हुआ, पेट में दर्द हुआ और कई बार बुखार हो जाता है। आमतौर पर ये इन्फेक्शन 5 या 6 दिन में सेटल कर जाती है।
परंतु कुछ मरीजों में ये जो लूज स्टूल है ये 5-6 महीने तक परसिस्ट कर सकते हैं। इसका कारण है जो इन्फेक्शन के दौरान हमारी आंतों की सेल होती हैं जिन्हें एंट्रोसाइट्स बोलती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो इसको रिप्लेस होने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी बड़ी आंत के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे मित्र हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन्फेक्शन के बाद ये नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो हमारे मित्र हैं, इनको भी नुकसान पहुंचता है, तो इसको भी ठीक होने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो इनकी ये अवस्था है थोड़ा लंबा चल सकती है, परंतु दवाइयों से इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि मोशन ज़्यादा आ रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, उससे इनके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर अंशुमन, इस तरह की जो अवस्था है कि पहले इनको जो है इन्फेक्शन हुआ खाने के बाद और उसके बाद पूरा डाइजेशन गड़बड़ा गया है, आहार में किस तरह के परहेज करने से लाभ हो सकता है? और जैसे आजकल प्रोबायोटिक्स की बात होती है, या कोई विशेष तरह का आहार जिसे लेने से कहा जाए कि रिकवरी जल्दी होने की संभावना होगी? जैसे कि आपने कहा कि पोस्ट इन्फेक्शियस IBS डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसमें हम 2 प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। अपने खाने में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को मिला सकते हैं। प्रीबायोटिक्स वो सबस्ट्रेट्स हैं जिन पे कि बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जैसे कि फाइबर रिच डाइट, दही, ये सब प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोबायोटिक अपने में ही अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हमारे मित्र हैं, तो वो अच्छे बैक्टीरिया की संख्या जितनी ज़्यादा होगी इंटेस्टाइन में, उतना ही ज़्यादा पाचन तंत्र बेहतर होगा। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन हमें इंक्लूड करना होता है। साथ में कुछ ऐसे परहेज़ हैं जिसको कि पेशेंट खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि जिसे उसको खाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको डेयरी प्रोडक्ट्स के खाने के बाद जो दूध से उत्पादन वाले पदार्थ होते हैं, उसके बाद उनको ये समस्याएं, पेट का फूलना, पेट में दर्द होना और डायरिया होना, ये हो सकता है। ऐसे ही किसी किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की संख्या ज़्यादा होती है। अगर तो बॉडी शरीर की पाचन तंत्र प्रोटीन के लिए अच्छा है, अगर वैसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में संपूर्ण मात्रा में हैं, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अच्छी तरीके से पकाया हुआ नॉन वेज खाना पचाया जा सकता है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, राम प्रकाश आर्य जी हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप राम प्रकाश जी? मैडम, मैं 73 इयर्स ओल्ड एक्स सर्विसमैन हूँ जी। और मेरा जो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं सीटाग्लिप्टिन और एक कार्बोस ले रहा हूँ जी। समटाइम्स मेरा पेट गड़बड़ हो जा रहा है जी। डॉक्टर गोविंद मखरिया, 73 इयर्स इनकी एज है और ये डायबिटिक भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट है राम प्रकाश जी कि आपको जो पेट गड़बड़ की क्या सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया है या फिर पेट फूल जाता है, तो उसके अलग अलग पूरी बात करके मालूम चलता है कि अंदर में कहाँ बीमारी हो सकती है। और मैं जरूर बताना चाहूँगा, अगर आपको तकलीफ़ काफ़ी वक्त से है तो आप किसी चिकित्सक साबित से मिलें, क्योंकि ये कोई बीमारी अंदर हो सकती है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ये बहुत आम बात है और मोस्टली ये फंक्शनल होता है, अंदर कोई बीमारी नहीं होती, आंतों के अंदर कोई अल्सर नहीं होते, कोई ट्यूमर नहीं होता, इसलिए वो चलता रहता है। लेकिन अगर सिम्टम नए शुरू हुए हैं आपके, पहले आप ठीक थे और लास्ट 4-6 महीने में आपकी ये सिम्टम अगर हुए हैं, नए हुए हैं, तो अवश्य जांच होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इंतज़ार में हैं, सोनीपत से देवेंद्र जी हैं फ़ोन लाइन पर। देवेंद्र जी, सवाल पूछिए। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। जी देवेंद्र जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें। जी मैम, मेरे जैसे कुछ भी खाते हैं ना तो ऐसे डकार आती जैसे बहुत ज्यादा खा लिया जी। और एक तो ये फिर सुबह जैसे 1 गिलास पानी पीते हैं तो फिर वो उस टाइम उसके बाद फिर ऐसा बिल्कुल कड़वा पानी निकल रहा है, तब तक नहीं निकले तो प्रॉब्लम रहती है। आपकी एज कितनी है? 44 ईयर।
44 इयर्स। इन्होंने कहा कि भारीपन सा रहता है खाने के बाद और ऐसा लगता है कि कुछ पानी, खट्टा पानी भी आ रहा है। क्या ये एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है डॉक्टर सिंगला? क्या करना चाहिए इन्हें? तो यहाँ मुझे 2 सिम्टम नज़र आ रहे हैं। एक है कि खट्टा पानी ऊपर आना, जो कि क्लासिकल सिम्टम है रिफ्लक्स डिजीज़ का, गैस्ट्रोएसिफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। और दूसरा है कि इनको डकारें आती हैं और पेट फूलता है, इसे हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसका जो मुझे समझ आ रहा है कि इनके पेट की जो मूवमेंट कम हो गई है, जो खाने के बाद जो इनका पेट है खाने को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो पेट की जो गति कम होने से ऐसा होता है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, इन्हें स्मॉल पार्टिकल डाइट लेनी है। स्मॉल पार्टिकल का मतलब है कि इन्हें खिचड़ी, दलिया जिनमें पार्टिकल साइज़ 2 mm से कम है वो इस्तेमाल करनी है। इससे इनके सिम्टम काफ़ी हद तक रिलीव हो सकते हैं। यदि इससे भी सिम्टम रिलीव नहीं होते हैं तो इन्हें कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कई बार हमें एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। तो पहले डाइट चेंज करें, और अगर कोई अलार्मिंग साइन जैसे वेट लॉस नहीं है तो आप डाइट चेंज करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। इतने सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं और लगातार फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि पाचन संबंधित समस्याएं कितनी आम हैं। जितनी आम ये समस्याएं हैं उन्हें लेकर जागरूकता का अभाव है और यही कारण है कि समस्याएं जल्दी सामने नहीं आती। कई वर्षों तक अपनी समस्या को नज़रअंदाज करना आपकी जटिलता को बढ़ा सकता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। आईबीडी और आईबीएस के बारे में आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पाचन संबंधित समस्याएं, आईबीडी और आईबीएस के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, जितेंद्र जी हैं पटना से फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैम, मेरा लड़की है 8 साल का जी। उसका पेट दर्द हो रहा, उसके लिए हम जांच भी करवाए, CT स्कैन पेट का किया, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड सब कुछ हुआ, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन पेट दर्द हो रहा बीच बीच में। जी डॉक्टर माखरिया, ये क्या है स्थिति कि पेट दर्द हो रहा है, जांच करवाई है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है? ये जितेंद्र जी, जो आपकी बिटिया को है जो 8 साल की है, पेट दर्द, और पेट दर्द के बहुत से कारण होते हैं। पेट दर्द छोटी आंत से हो सकता है, बड़ी आंत से हो सकता है, स्टमक से हो सकता है, पैंक्रियास से हो सकता है, गॉल ब्लैडर से हो सकता है। और एक पैटर्न देख करके कि दर्द किस तरह से है, हर एक ऑर्गन का एक तरीका होता है दर्द प्रेजेंट करने का, तो वो बात करके मालूम चलता है कि ये दर्द, पेट का जो दर्द है वो किस ऑर्गन से है, वो पता करके फिर आगे बात बनेगी। अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, इसका मतलब उनका लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, गॉल ब्लैडर ठीक है, बट आंतें दिखते नहीं अल्ट्रासाउंड में। अब वो छोटी बच्ची है, आंतों में कोई दिक्कत तो नहीं, वो देखना चाहिए। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो खाना खाते हैं उससे भी पेट में दर्द होती है। जैसे सर्टन फूड्स, कुछ फूड आइटम्स हैं, इससे पेट में दर्द हो सकती है, तो देख के बात करनी चाहिए। और ऐसे बताना डिफ़िकल्ट है किस कारण से दर्द है, बट मैं सलाह दूंगा कि आप किसी बच्चों के डॉक्टर से जरूर मिलें और बताएं कि ये दर्द है, काफ़ी दिनों से चल रहा है
और अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल आया है, तो थोड़ी जांच हो जाए इनकी। जी, और एक और कॉलर राजेंद्र जी हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर। पूछिए सवाल राजेंद्र जी। किरण जी सुप्रभात। सुप्रभात, क्या जानना चाहते हैं? किरण जी, मुझे समस्या ये है कि मेरे जो स्टूल पास है, या मैं ये कहूँ कि मेरी जो पाचन क्रिया है वो इंटरवली ना थोड़ी गड़बड़ होती रहती है। जैसे 15 दिनों में मेरा मतलब जो स्टूल पास है इजिली होता है, उसके बाद कुछ दिनों में फिर थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और वेट भी लॉस हो रहा है मैडम। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 58 है मैडम। जी डॉक्टर सिंगला, ये भी हम लोग जो बात कर रहे थे चेंज इन द बाउल हैबिट्स, कितना गंभीरता से लेना चाहिए इस लक्षण को? 58 इयर्स की इनकी एज है और हर कुछ दिनों में समस्या हो रही है इन्हें। तो राजेंद्र जी नमस्कार। जैसा इन्होंने बताया कि इनकी एज 58 इयर्स है एंड रिसेंट चेंज इन बावल हैबिट्स है और वेट लॉस हो रहा है, तो यहाँ में इसे काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन के 2 कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा बताया कि इनको स्टूल कम आ रहा है, तो कई बार आंतों में गति कम हो सकती है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर डाइट के अंदर फाइबर कम है, डाइट में पानी कम ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, इन सब से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आंतों में रुकावट है जो कि ट्यूबरक्लोसिस से हो सकती है या ट्यूमर से हो सकती है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यहाँ मैं वेट लॉस को सीरियसली लेना चाहूँगा। अगर वेट लॉस हो रहा है, मेरे जो एडवाइस है तुरंत आप किसी विशेषज्ञ से मिलें। आप शिमला में हैं, आप शिमला मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ काफ़ी विशेषज्ञ हैं। इसको प्लीज़ सीरियसली लें और अपना इलाज करवाएं। राजेंद्र जी, समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। ये संकेत जो है गंभीरता की ओर हमें ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, इसलिए विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि कई बार हमारी सोच गंभीरता को समझ नहीं पाती और जटिलता को बढ़ाने में सहयोग दे सकती है। जान लेते हैं कुछ ऐसी ही सोच के बारे में और विशेषज्ञ हमें ये बताएंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात डॉक्टर अंशुमन, IBS और IBD, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, तो ये एक ही अवस्था है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इनका नाम सिमिलर है, बस एक लास्ट लेटर का फ़र्क है S और D का, और लक्षण भी काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, क्रैम्पी पेन होना और साथ में डायरिया या लूज़ मोशन होना। बट इसमें कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि IBD के अंदर पेशेंट को स्टूल्स में ब्लड भी आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है और बुखार आ सकता है। तो ये 3 चीज़ें रेड फ्लैग साइंस हैं जो कि IBD की तरफ संकेत करते हैं। और IBS में डिज़ीज़ जो होती है वो बहुत लंबे समय से होती है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, सिम्टम्स आते और जाते रहते हैं, और पेट दर्द और लूज़ मोशंस के साथ ये दोनों एसोसिएटेड रहते हैं। जनरली जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है तो पेट दर्द थोड़ा सा आराम हो जाता है, या अगर फ्लैटुलेंस या गैस पास होती है तो भी पेट दर्द में आराम आ जाता है। जी, दूसरी सोच कि इरिटेबल बाउल डिजीज जो है वो सिर्फ वृद्ध लोगों में ही हो सकती है। डॉक्टर सिंगला, क्या ये बात सही है? यहाँ मैं आपसे डिफ़र करना चाहूँगा। जो IBS और IBD दोनों ही यंग उम्र में ज़्यादा होती हैं। दोनों की जो शुरुआत है 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। अगर किसी को एब्डोमिनल सिम्टम ओल्ड एज में ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर 60 साल के बाद या 70 साल के बाद आपको पहली बार पेट में दर्द हुआ है, या फिर मोशन में ब्लड आ रहा है, या डायरिया है, या कॉन्स्टिपेशन है, ये कम चांस है कि IBS या IBD हो। ये एक ऑर्गेनिक इलनेस, जैसे कि सर ने पहले बताया, उसके होने के चांस ज़्यादा हैं। IBS ओल्ड एज में कम होता है एज़ कम्पेयर टू IBD एंड कोलन कैंसर। राइट। डॉक्टर माखरिया, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर IBD या IBS की समस्या है, सिर्फ खान पान में बदलाव कर लिया जाए तो ना ही इलाज की आवश्यकता पड़ेगी और ना विशेषज्ञ के पास जाने की, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एकदम सही बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बताया कि IBS और IBD जो फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में, कि IBD में आंतों में सूजन होती है, आंतों के अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो सूज जाती हैं, उसमें अल्सर बन सकते हैं, और अल्सर कभी कभी डीप भी अल्सर भी बनते हैं, और वो अल्सर
आगे जाकर करके आंतों में स्ट्रक्चर कर देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आंतें रुक जाती हैं, उसका वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है और ये इसमें डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये समझें कि डाइट कितना इसका इतना इम्पोर्टेंट इसमें जो आईबीडी होती है वो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिक, जो आपकी खुद की जो जेनेटिक है उससे कुछ जो जीन्स हैं उसमें कुछ खराबी है, नंबर 1। नंबर 2, जो पेट के अंदर जो बताया डॉक्टर सिंघला ने बताया आपको कि पेट के अंदर में करोड़ की मात्रा में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वो होते हैं और जो कि हमारे मित्र होते हैं। उस पूरे में जितने बैक्टीरिया हैं उससे कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया नहीं हैं। जो इनका अगर इम्बैलेंस हो जाए और हमारा उस इम्बैलेंस के कारण से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और आंतों के अंदर सूजन करता है। और उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइट फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड का मतलब है कोई चीज़ जो कि दुकान में पैकेट मिल रही है, लाइक चिप्स, लाइक बिस्किट्स, लाइक पैक्ड मिठाई, वो सब ये प्रोसेस्ड फूड है और उसे अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर माखरिया, माफ़ कीजिए यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। आजकल जो है बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स भी मिलते हैं। पराठा को ले लीजिए और कई तरह के ऐसे ईटेबल्स होते हैं जिनको डीप फ्रीज़ किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि एक शेल्फ़ लाइफ होगी, आप घर में आकर इनको हीट करके यूज़ कर सकते हैं। क्या वो भी समस्या को बढ़ाने में या ट्रिगर करने में योगदान दे सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, सही कहा किरण जी आपने कि जो प्रोसेस्ड फूड किसी तरह का जो फूड हमारा क्या होता है, फ्रेश फूड, या तो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, वो फ्रेश होता है और फ्रेश हम कुक करते हैं और बना के खाते हैं। बट उसको हमने पैक कर दिया। पैक करने का मतलब है कि हम उसको 6 दिन के बाद में खाएंगे, महीने के बाद खाएंगे, तो उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को ठीक रखते हैं लंबे वक्त के लिए, वो प्रोसेस्ड फूड हो गया। प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट गुड फॉर एनी डिजीज़, फॉर एग्जांपल आईबीडी या लिवर डिजीज़ या एनी अदर डिजीज़। ये कैंसर भी करता है। अगर प्रोसेस्ड फूड बार बार खाएं तो उसका कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो आजकल जो नियम बन गया कि प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं हम लोग, बट वो शायद ठीक नहीं है और उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा मैंने बताया कि जो फूड आइटम, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कोई वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, वो लेना है, दही लेना है, ये इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स। आप नॉन वेज लेते तो नॉन वेज ले सकते, बट ऑयल कम डालें, इसमें घी तेल कम डालें। ये आपका अच्छा खाना है और इससे सिम्टम बोथ आईबीएस के भी और आईबीडी के भी फ़र्क पड़ता है। ठीक नहीं होता है, फ़र्क पड़ता है जी। और अगर पहले से ये ले रहे हो तो ये भी संभावना है कि इस तरह की समस्याएं आपको होंगी ही नहीं, कई और रोग दूर रहेंगे और आपकी सेहत ठीक रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ, शैलेंद्र कुमार जी फ़ोन लाइन पर रायपुर से। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैडम जी मेरा ना पेट साफ 10-15 साल से ठीक से नहीं होता है और मैं कुछ डॉक्टर्स के पास दिखाया हूँ जी, लेकिन उसका ठीक से दवाई खाने के बाद ही तो ठीक रखता है, उसकी बंद हो जाता है दवाई तो पेट साफ होता ही नहीं है, फिर वही समस्या बन जाती है। कितनी एज है आपकी? 34 वर्ष। डॉक्टर अंशुमन, क्या कहना चाहेंगे आप? इन्हें काफ़ी लंबी चल रही है समस्या इनकी। हाँ, ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि इनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, जिसको कि लोग आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन मानते हैं, या फिर ठीक से इवैक्यूएशन ना होना और एक बार में पूरी तरीके से पेट साफ़ का ना होना, जिससे बार बार पेशेंट को मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें हमारा खाने का मॉडिफिकेशन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम खाने में क्या चीज़ें लेते हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स को हम खाने में इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में कुछ स्टूल बल्किंग एजेंट्स जैसे कि फाइबर रिच डाइट, जैसे जाइलियम हस्क होता है जिसको हम इसबगोल बोलते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल बल्किंग एजेंट का काम करते हैं। तो इससे जो मोशन है वो आंतों के थ्रू आराम से पास हो पाता है और पेट साफ़ हो जाता है। फिर कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें अवॉइड करने होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च और कुछ ऐसी तीखी चीज़ें जो कि इंटेस्टाइन को
और आंतों को इरिटेट करती हैं। मसालेदार भोजन और ख़ास करके लाल मिर्च, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट होती है और उससे भी बार बार शौच जाने की समस्या होती है और पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है। जी, विजय कुमार जी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। विजय जी, स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मुझे 6-7 साल से मोशन की बहुत तकलीफ है। क्या समस्या है? कब्ज रहती है या बार बार आपको शौच जाना पड़ता है? कब्ज बहुत रहती है और बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है जब थोड़ी थोड़ी होती है, धीरे धीरे। जी, कितनी एज है आपकी? मेरी 71 है। जी, डॉक्टर सिंगला, बहुत सारे सवाल और एक ही तरह के सवाल की पाचन गड़बड़ाया हुआ है। एज ग्रुप जो कॉल्स आ रहे हैं, जो मेल पर हैं, वो हर तरह का एज ग्रुप है सामने। क्या आप इन्हें परामर्श देना चाहेंगे? तो जो मुझे समझ आ रहा है, इनकी समस्या है मोशन बार बार आता है और पेट अच्छे से खाली नहीं होता है। ये समस्या इंडिया में काफ़ी कॉमन है कि जो पेशेंट्स आते हैं कि हमें दिन में 3-4 मोशन आते हैं पर फिर भी लगता है कि मोशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो इनके लिए जो मेरा सजेशन है, सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर ये मॉर्निंग में या इवनिंग में आधे घंटे से या 1 घंटे तक फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, इससे इनकी बावल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दूसरा, अपना स्लीप टाइम अच्छा रखें। यदि ये रात को जल्दी सोते हैं, 9 से 10 बजे के बीच में सुबह जल्दी उठते हैं, तो इससे इनके पेट को आराम मिलेगा और इनकी जो मूवमेंट है पेट की अच्छी हो सकती है। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग रात को 1 से या 2 बजे के बीच में सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, इससे भी हमारा पेट खराब हो सकता है। तीसरा, इनको अपनी डाइट के अंदर फाइबर इंटेक बढ़ाना चाहिए। 2 तरह के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल फाइबर। यदि पेट में गैस ज़्यादा बनती है तो ही कैन टेक सोल्यूबल फाइबर। और साथ में एक पानी ज़्यादा पिएं, सुबह उठने के बाद 1 या 2 लीटर पानी पिएं, जिससे भी इनके पेट की मूवमेंट अच्छी हो सकती है। यदि इन सब के बावजूद अगर पेट ठीक नहीं हो रहा है, इन्हें विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में हेल्प हो सकती है। रिसेंटली कुछ अच्छी मेडिकेशन भी आई हैं विच आर क्वाइट इफेक्टिव, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मृदुला जी हैं दिल्ली से फ़ोन लाइन पर। मृदुला जी, पूछिए सवाल, क्या है आपकी समस्या? नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं मृदुला बोल रही हूँ, मेरी उम्र 55 साल है। मेरा पेट ज्यादा खराब रहता है, बहुत ज्यादा मोशन आता है, खाने के बाद भी आता है, वैसे भी आता है। डॉक्टर गोविंद माखरिया। अगेन मृदुला जी, अगर लूज मोशन है और खाने के बाद आता है तो 2 चीज़ एक तो होती है इसमें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट वी कॉल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब पेट में खाना आता है तो बड़ी आंत की मूवमेंट होती है और फिर ये मतलब लगता है कि वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है जो कि फंक्शनल बाउल डिजीज़ है। अगर स्टूल ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, इसका मतलब अंदर में खाना पच नहीं रहा, व्हाट कॉल माल एब्जॉर्प्शन। तो दोनों बात हो सकती है और मुझे लगता है कि आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये समस्या आपको खून की कमी भी है और डायरिया बार बार हो रहा है, लार्ज वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब ये माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है और आप किसी डॉक्टर से जरूर मिलें आप। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुजाता है, दीपिका है, रजत हैं, सुशीला जी हैं। डॉक्टर माखरिया, सबका सवाल यही है, पाचन ठीक नहीं रहता है। अगर किसी का पाचन ठीक नहीं है, यानी किसी तरह के लक्षण हो रहे हैं, पेट में ऐंठन रहती है, कब्ज रहती है, या बार बार उनको ऐसा लगता है कि स्टूल पास करने जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता, कॉलर्स ने भी ऐसा बताया, कौन सी जांच से ये निर्धारित किया जाता है कि वाकई में आईबीडी या आईबीएस में से कोई समस्या हो सकती है? सबसे पहले बताओ किरण जी आपको कि जो बाउल के सिम्टम्स हैं, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, अगर 100 व्यक्ति को ये बीमारी है तो 80 व्यक्ति को ये फंक्शनल बाउल डिजीज़ है, 20 व्यक्ति को ऑर्गेनिक डिजीज़ है। तो पहले पता करना चाहिए हमें, जो हम पता करते हैं जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, कि ये फंक्शनल बाउल डिजीज़ है या ऑर्गेनिक डिजीज़ है। जी। पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की, क्योंकि उसे में मिस नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को शौच में ब्लड आ रहा है या पेन भी हुआ और डायरिया भी हुआ, साथ ब्लड भी है, या फिर पेट में दर्द जो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कॉलिकी जब मरोड़ सा दर्द होता है और काफ़ी वक्त तक रहता है, तो ये पक्के, और वेट कम हो रहा है, खून की कमी है, ये पक्की बात है कि ये रेड फ्लैग साइंस है और ये
ये इंडिकेट करते हैं कि पेट के अंदर में कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज़ है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि अंदर में कोई पेट के अंदर में अल्सर बन रहा है, एक अल्सर या बहुत सारे अल्सर्स बन रहे हैं, या आंतों सिकुड़ रही हैं, या आंतों के अंदर में कोई ट्यूमर है। एक ये पहली बात है और इसे हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति को काफ़ी वक्त से पेट में दर्द होता है, सांस में दिक्कत होती है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, वो इंडिकेट करता है कि ये फंक्शनल बाउल डिजीज है। यहाँ से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि चिंता नहीं करें इसके लिए। किसी को खून टट्टी में खून नहीं आ रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा, या फिर खून की कमी नहीं है और सिम्टम काफ़ी वक्त से, तो चिंता नहीं करनी है। खून में ब्लड, अगर स्टूल में ब्लड आया या फिर पेट पे काफ़ी दर्द है या वेट लॉस हो रहा है, ये चिंता की बात है और डॉक्टर से मिलना है। एक और बात बताना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे स्टूल रोज़ आना चाहिए या 2 बार आना चाहिए या 3 बार आना चाहिए। ये फैमिली में देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स मॉर्निंग जाते हैं, शाम में जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति उस परिवार में सीख जाता है कि मुझे 2 बार स्टूल जाना चाहिए। अगर हफ्ते में 3 स्टूल आपके हो रहे हैं, 3 या 4 हो रहे हैं, वो नॉर्मल है। हर एक आदमी की सोच की जो तरीका होता है वो अलग होता है और हमें लगता है कि पूरा स्टूल पास नहीं हुआ। स्टूल पास होगा ही होगा अगर पेट के अंदर में कोई भी चीज़ है। आंतों की जो सिस्टम है इतना बढ़िया बनाया भगवान ने कि आंतें अपने आप मूव करती हैं और जो भी बचा हुआ पेट के अंदर में वो बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग एग्जेट करते हैं कि हमें स्टूल 2 बार स्टूल पास करना है या पेट पूरा साफ़ नहीं हुआ। ये कभी कभी होता है कि सब लोग कहते हैं परसिव्ड कॉन्स्टिपेशन, बीमारी नहीं है, ना पेट में अल्सर है, ना पेट में कोई रुकावट है, बट हमें फील होता है कि वो अरे आज स्टूल ठीक नहीं हुआ या तो वो फंक्शनल बीमारी है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चिंता ना करें। और डॉक्टर अंशुमन ने बताया और डॉक्टर सिंघला ने बताया कि आप फाइबर थोड़ा बढ़ा लें। फाइबर आप ले सकते हैं, घर के अंदर में सब्जियां ज़्यादा खा लें, लीफी वेजिटेबल्स, या थोड़े फाइबर सप्लीमेंट ले लें। इस सबकुल का छिलका आता है वो ले सकते हैं, उससे सिम्टम काफ़ी ठीक होता है। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं IBS और IBD के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। डॉक्टर साहब, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। IBS और IBD की समस्या के विषय में हम बात कर रहे हैं। धनंजय कुमार जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बहराइच से, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। बहुत स्वागत आपका कुमार साहब, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम जी, अपने टीवी की आवाज कम कर लीजिए और सवाल जारी रखें। जी 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 देखिए, हम ये जानना चाहते हैं जी, हमारे मिसेज का जो है, हेलो जी, हमारे मिसेज का जो है, इनसे जो है 1 साल से मासिक ग्रुप पे आती है, इनसे 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे। ओके, तो इसीलिए पूछना है। और पैर में जो है हमेशा दर्द बना रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है 48। ओके,
आपके प्रश्न का उत्तर देंगे विशेषज्ञ। आप कार्यक्रम देखते रहिए। दूसरे कॉलर हैं हमारे साथ जौनपुर से शशि प्रकाश जी, पूछें क्या है आपका सवाल। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। दरअसल समस्या यह है कि हमें गैस की समस्या रहती है और गैस इतना ज्यादा हो जाता है कि हाथ पैर भी दर्द करने लगता है और सर के शीर्ष भाग में बहुत ज्यादा दर्द करता है। अच्छा। और थोड़ा सा बादी बवासीर भी है मुझे जी। और मस्सा भी है इसमें। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, गैस की समस्या इनको रहती गैस है? की समस्या है तो गैस की समस्या जनरली होती है जब खाना ठीक से पचता नहीं है पेट में और खाना को के सड़ने की वजह से गैस उत्पन्न होती है जिससे कि पेट फूलता है और गैस बनती है। और साथ साथ एसिड भी अगर बहुत ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से भी पेट में खिंचाव और गैस और दर्द ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें अगर खाना ठीक से चबा के खाया जाए और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि किस पर्टिकुलर खाने की वजह से ऐसा हो रहा है और उसको अवॉइड किया जाए, जैसे मैंने पहले बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर उससे होता है तो उसको अवॉइड करें, लाल मिर्च वाली चीज़ें या मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर का तेल। जनरली हमने देखा है कि आजकल लोग बाहर से बहुत खाना खाते हैं तो बाहर का तेल भी बहुत बार गर्म किया गया होता है जो कि थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी अवॉइड करें जिससे कि ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना और अपने दिनचर्या को एक ठीक नियमित रूप से रखना वो भी बहुत ही ज़रूरी है। जी, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा तेलीय भोजन या वसा युक्त आहार खाने से ठीक पहले ना करें, क्योंकि जैसा विशेषज्ञों ने बताया है कि जब आप खाना खाते हैं उसे पचने में कुछ समय लगता है, तो रात का भोजन हल्का रखा जाए तो अच्छा होगा। डॉक्टर गोविंद माखरिया, धनंजय जी का जो सवाल था कि उनकी वाइफ को न सिर्फ पाचन की समस्या रहती है, साथ ही और भी कुछ इश्यूज़ हैं, क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे? अगेन सबसे पहले बताया था मैंने कि पाचन की समस्या को और डीप में जाना, समझना, उसका एक पैटर्न होता है कि पैटर्न पाचन में एक पेट फूला हुआ है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है या खाने में दिक्कत है, तो सब पैटर्न देख के मालूम चलता है। जस्ट कहना कि पाचन की समस्या है वो उसमें बता पाना कि क्या बीमारी है वो डिफ़िकल्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बारे में पूछते हैं कि जो सिम्टम है उसका जो पैटर्न है, कितनी सिवियरिटी है, कहाँ पे डिस्कम्फर्ट है या कहाँ पे कितनी पेट में दिक्कत है, तो मालूम चलता है। ऐसे बताना डिफ़िकल्ट है। जी, तो एक विशेषज्ञ से सलाह ले लें और अगर वो कहते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस या जांच करवाने के लिए, उनको भी करवा लिया जाए। टोटल हेल्थ में आईबीडी और आईबीएस के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास सिंगला, डॉक्टर गोविंद माखरिया। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अंशुमन, आईबीएस की समस्या साइकोलॉजिकल होती है, आमतौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी समस्या होती ही नहीं, मन का भ्रम है? एग्जैक्टली इसको ऐसे नहीं कह सकते कि मन का भ्रम है, क्योंकि पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे होते हैं और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। दिमाग और पेट दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और दिमाग वेगस नर्व के थ्रू पेट के अंदर और आंतों के अंदर कुछ मूवमेंट्स पैदा करता है। सिमिलरली आंतों के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया और हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं जैसे सेरोटोनिन, वो ब्रेन की एक्टिविटी को बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर सिंगला, तनाव क्या आईबीएस की संभावना को बढ़ा सकता है या लक्षणों को और जटिल कर सकता है? बिल्कुल, आईबीएस की जो समस्या है इससे मरीजों का तनाव बढ़ता है। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है कि आईबीएस के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, काम में मन नहीं लगना और आपसी रिलेशन ख़राब होना, ये काफ़ी कुछ है जो आईबीएस में हो सकता है। जी, डॉक्टर माखरिया, अगर किसी को आईबीएस की समस्या है तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अवश्य होगा, या लैक्टोज है तो आईबीएस की समस्या होगी? इनका कोई हो सकता है। सर्टेन पेशेंट विथ आईबीएस को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, और ये देखें कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है मतलब दूध पिया, ज़्यादा दूध पिया और सिम्टम हो गए, तो इसका मतलब है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज अवॉइड करें, इस तरह मिल्क अवॉइड करें। डॉक्टर अंशुमन, क्या आईबीडी की समस्या की संभावना उन्हीं को होती है जिनके परिवार में किसी को ये समस्या हो, अन्यथा नहीं हो सकती? इसका जेनेटिक फैक्टर होता है। 20 to 30% जिनको की परिवार में समस्या है उनको आईबीडी की समस्या हो सकती है, पर ये उसके अलावा भी हो सकती है। जी,
इनमें से क्या खतरे का संकेत माने डॉक्टर सिंगला? अगर डायरिया होता है या उसके साथ मल में खून आता है, पेट में ऐंठन रहती है, क्या ये खतरे का संकेत है या इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है? मैडम, अगर किसी को मल में खून आ रहा है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी भी अंडरलाइंग सीवियर इलनेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलन कैंसर, कोलन पॉलिप, इनका अर्ली सिम्टम हो सकता है। प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। जी, एक सवाल था हमारे पास डॉक्टर माखरिया, हमारे को शिल्पा जी ने सवाल किया था, हम चाहेंगे उसको रैपिड फायर में शामिल करना कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ दोनों किसी व्यक्ति को एक साथ प्रभावित कर सकती है? हाँ, नहीं, दो अलग अलग चीज़ है और दोनों में काफ़ी मेल है। दोनों आज कह सकते हैं दोनों भाई बहन हैं, तो एक ही बीमारी होगी जी, उसका, और इलाज भी दोनों का एक ही तरह का होता है। क्या बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाना ही IBD का कारण बनता है डॉक्टर अंशुमन? बहुत मसालेदार भोजन अलग अलग तरीके के लोग उसको पचा सकते हैं, तो डायरेक्ट कॉज नहीं है ये IBD का। इसके बहुत सारे कॉज होते हैं जिसमें कि गट बैक्टीरिया और जेनेटिक्स, ये सारे चीज़ें रोल प्ले करते हैं, और ऑटो इम्यूनिटी इसका एक मुख्य कारण है। खाली मसालेदार खाना ही हम नहीं बोल सकते कि ये उसकी वजह हो सकती है। डॉक्टर सिंगला, बहुत सारे आसान विकल्प, घरेलू उपाय पाचन को ठीक करने के मौजूद हैं, तो फिर विशेषज्ञ के पास क्यों जाएं? तो जैसा हमने बताया, जो पाचन के डिसऑर्डर हैं एक कई बार सीरियस इलनेस से हो सकते हैं। पाचन के डिसऑर्डर का एक कारण कोलन कैंसर भी हो सकता है। विशेषज्ञ का काम है कि आपको एक डायग्नोसिस देना, आपको एक डायरेक्शन देना। जी डॉक्टर माखरिया, अगर IBS या IBD का सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये क्या कैंसर में तब्दील हो सकता है? और साथ ही एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? IBS कभी भी नहीं, और अगर IBD है तो कुछ व्यक्ति को IBD से कैंसर हो जाएगा, बट ओनली फ्यू पीपल विल डेवलप कैंसर, नॉट एवरीवन। जी डॉक्टर सिंगला, एक वाक्य में आपका संदेश? तो यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आप बिल्कुल हेल्दी डाइट लेते हैं जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, नट्स हैं, बेरीज हैं, आप काफ़ी हद तक पेट की बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर अंशुमन, क्या कहना चाहेंगे एक वाक्य में? इसमें हम योगा को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि योग से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, तो एक एक्सपर्ट योगा टीचर के द्वारा दी गई जानकारी से हम बहुत सारे पेट की समस्याओं से और आंतों की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जी डॉक्टर गोविंद माखरिया, आखिरी में आपका क्या संदेश रहेगा सभी के लिए, कैसे अपने पाचन का? बस एक बात बताना चाहूँगा कि पेट की समस्या बहुत कॉमन है और चिंता ना करें। अगर बीमारी, अगर सिम्टम में पेट में खून आता है या पेट में काफ़ी मरोड़ सा दर्द होता है, तब उसको इग्नोर ना करें और किसी चिकित्सक से अवश्य मिलें। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज जो सिम्टम होते हैं पेट के, वो ज़्यादा करके फंक्शनल होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं और उससे कोई खतरा नहीं होता। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर गोविंद माखरिया, डॉक्टर विकास सिंगला, डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव। बहुत विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है वो छोटी छोटी बातें जो बेहद महत्वपूर्ण है पाचन की समस्याओं को पहचानने में और उनके इलाज में। कहा जाता है चिंता चिता समान होती है। अगर आप चिंता करते हैं तो न सिर्फ आपका पाचन प्रभावित होता है बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। और विशेषज्ञों ने आपको गट ब्रेन एक्सेस की बात समझाई है, यानी अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो पाचन प्रभावित होगा और पाचन ठीक नहीं है तो मानसिक समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही आजकल की जीवन शैली में इस तरह के बदलाव आए हैं कि हम सस्ता और सरल विकल्प अपनाने के चक्कर में रहते हैं कि समय भी बच जाए, आसान खाना हो, लेकिन आपको ये सस्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए जिससे आपके रोगों से भी बचाव होगा और आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आए हैं जिनको हम शामिल नहीं कर पाए। हम विशेषज्ञों तक आपके प्रश्न पहुंचा देंगे और आपके पास पहुंच जाएंगे उन सभी के उत्तर। अपने रिएक्शंस आप हमें भेज सकते हैं, एक्स पर लिख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।